हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके लिए खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूं। इसमें देखेंगे हम, आपने अभी हाल फिलहाल खबरों में सुना होगा कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, कहा जाए तो बादलों की खेती। आखिर यह क्या होती है? आर्टिफिशियल रेन के तहत किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस प्रक्रिया का अतीत क्या है? इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया, यानी कि कब इजाद की गई, कब इन्वेंशन इसका किया गया? भारत में इसको पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? कितनी बार इसको इस्तेमाल किया जा चुका है? इसमें कितने कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं? इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि यह काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं, कुछ दुष्प्रभाव भी हैं? इन सारी बातों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं अगर हम आर्टिफिशियल रेन की, तो अभी दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है और इस प्रदूषण की वजह से यहाँ की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सबने मिलकर फैसला लिया कि यहाँ पर कृत्रिम रेन कराई जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, वे क्या करते हैं, वो जमीन पर बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे क्या होती है कुछ समय के लिए, ध्यान रखिए, यह कोई स्थायी समाधान नहीं होता। ठीक है, स्थायी समाधान नहीं है, टेम्परेरी यह समाधान होता है। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, दिल्ली जो है चीन से संपर्क किया, क्योंकि चीन के पास इसकी अब तक की सबसे उन्नत तकनीकी है और चीन इस पे काफी आगे है, अन्य मामलों में भी है। तो अब यहां क्या देखा गया, चीन ने कहा ठीक है हम कर देंगे, लेकिन एक उड़ान का हमें 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इतना करना पड़ता तो काफी महंगा पड़ जाता दिल्ली सरकार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईआईटी कानपुर से संपर्क किया। आईआईटी कानपुर भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाने में सफल हुई है। यहां पर इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 5 लाख में यह कार्य कर देंगे। तो 5 लाख में बात बन गई। अब जब बात बन गई तो क्या हुआ कि इसके लिए वैज्ञानिकों से बात की जाती है, मौसम का अध्ययन किया जाता है, हवाओं की दिशा का अध्ययन किया जाता है और तमाम प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की जाती हैं। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 19 से 20 तारीख के बीच में, 20 नवंबर के बीच में दिल्ली में बरसात होने की संभावना है आर्टिफिशियल। यह तिथि इसलिए तय की गई, दीपावली की वजह से कुछ पोल्यूशन और बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए किया गया कि यह भी कार्य हो जाए उसके बाद करवाते हैं, क्योंकि यह काफी महंगी तकनीक होती है। इस तकनीक का कितना प्रभाव पड़ता है, कितना नहीं पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, किसी भी बात को अगर मैं इस प्रोग्राम में लेके आता हूं तो उसकी ए टू जेड आपको बताता हूं। उसी तरह से आज भी आपको आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा का पूरी डिटेल देने वाला हूं। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं एक जेट है, एक प्लेन है, यह बादलों के ऊपर जा रहा है और बादलों पे कुछ यहां पे आप देख रहे हैं धुआं जैसी चीजें पड़ रही हैं यहां से निकल, क्योंकि इंजन तो इसमें दो ही है, ये दो ही लगे हुए हैं, लेकिन ये बाकी यहां तीन तीन दिख रहे हैं आपको। ये क्या चीज है, यहां धुआं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है? उसके बाद बादलों की बारिश भी साथ साथ दिख रही है, ये क्या चीजें हैं? सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों से क्या होता है कि आपकी समझ बनाने में आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि तस्वीरें क्या करती हैं, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा देती हैं और उससे याद करने में भी मदद होती है। यहां देख रहे होंगे एक मौसम वैज्ञानिक है, ये इस प्लेन में इस तरह के जेट लगा रहे हैं, ये जो है ये जनरेटर्स हैं यहां पे। अब इसमें क्या भरा हुआ है, यह काम कैसे करता है, यह जेट किस दिशा में उड़ेगा, किस तरह से बादलों पे चीजें पड़ेंगी, ये चीजें भी हम आपको बताएंगे। यहां पर देखिए यह भी एक जनरेटर लगा हुआ है, यहां पे पंप लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लेन के डैने इस तरह से जो होते हैं उसी पर लगाया जाता है। अंदर प्लेन में मौसम वैज्ञानिक बैठे रहते हैं, इसके एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, कितनी मात्रा में छोड़नी है इसको, कितनी मात्रा में क्या करनी है, ये सारी चीजें ये तय करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते, कौन कौन से तत्व इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड एक तत्व के रूप में होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, उसके अलावा सूखी बर्फ भी। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, बादलों पर फैला दी जाती हैं। सूखी बर्फ का प्रसार पानी की बूंदों के विकास को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। अगर हम इसको बात करें कि चरणबद्ध तरीके से कैसे होता है, कृत्रिम बारिश के दौरान सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस बादलों के ऊपर फैला दी जाती है। इसी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, बादलों की खेती कहा जाता है। हिंदी में सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसका मतलब यही निकलेगा, बादलों की
खेती की बात की जा रही है। ठीक है। सूखी बर्फ का प्रसार पानी की बूंदों के विकास को उत्तेजित करता है। जब सूखी बर्फ फैल जाती है तो क्या होता है, जो वहां पे छोटी छोटी वाष्प की बूंदें होती हैं वे क्या करती हैं, इन सब की वजह से एक्यूमुलेट होने लगती हैं, एकत्रित होने लगती हैं। अब ये कैसे क्या होता है, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लेते हैं आगे चल के। यहां देखिए, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होगी अगर, तो आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा, उससे पहले इसके थोड़े से अतीत के बारे में जान लेते हैं। हमें पहले बता देना चाहिए था, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया गया 1947 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 1947 में ऑस्ट्रेलिया में बाथुर्स्ट, प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे ही होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस जान लीजिए बाथुर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, वहां पर इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक लैब के द्वारा। एक जनरल इलेक्ट्रिक नाम की लैब थी, उसके द्वारा यह प्रयोग किया गया। उसके बाद इसका प्रयोग आंशिक रूप से या पूर्णतः सफल रहा, इसके विषय में हमें नहीं जाना है, लेकिन पहला प्रयोग वही किया गया। उसके अलावा अगर बात करें भारत की कि भारत में कब किया गया, तो 1951 में, 1951 में इसका प्रथम प्रयोग किया गया। उस दौरान क्या होता था, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में इसमें नमक और सिल्वर आयोडाइड को ऊपर भेजा जाता था, यह प्रयोग होता था। उसके बाद क्रमशः हम देखें 1983 में, 1984 में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह क्षेत्र में यह प्रयोग किया गया। आगे की बात करेंगे, हाल फिलहाल की 2003-4 में कर्नाटक में किया गया, अभी 2018 में भी कर्नाटक में किया गया। इसके कितने प्रयोग सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, हमारी यह डिबेट का विषय अभी नहीं, हम आगे इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमने अतीत बताया, अब देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है यह काम कैसे करती है। यहां थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, आगे इसके और डिटेल में है, देखते हैं। यह प्लेन है एक, अब इसमें एक नंबर पे क्या सूचना है, एन एयरक्राफ्ट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। एयरक्राफ्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, एयरक्राफ्ट के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड या और भी जो इसके तत्व होते हैं उससे वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस तरह देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, इन्हें वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ये सिल्वर आयोडाइड के कण देख रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर की प्रक्रिया क्या होगी, द केमिकल मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज अ सरफेस फॉर कंडेंसेशन। ये जो कण हैं ये क्या करेंगे, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो वाष्प हैं, जलवाष्प है, उसको बेस का काम करेंगे, बेस प्रदान करेंगे, आधार प्रदान करेंगे एक्यूमुलेट होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए। जैसे यह बेस हो गया, तो मान लीजिए कि आप भीड़ में खड़े हैं ना, तो वहां एक कोई चेयर ले जाके रख दे, तो क्या करेगा, उस चेयर पे बैठने के लिए सब होड़ लगा लेंगे। उसी तरह यहां एक बेस दे दिया जाता है, तो ये कण क्या करते हैं, ये इस पे बैठना शुरू कर देते हैं। और अगर मान लीजिए ढेर सारी भीड़ है और एक चारपाई आपने रख दिया है, चेयर रख दिया और सबको बैठने की अनुमति मिल गई, तो क्या होगा, कुछ देर बाद टूट जाएगी। तो यहां क्या होता है, जब यह बेस दे दिया जाता है तो इस पे बहुत सारे वो छोटे छोटे जल वाष्प की बूंदें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। अब जब इकट्ठा होना शुरू कर दी तो इतनी भारी हो जाती हैं, संघनन की प्रक्रिया, ये इकट्ठा होने को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है या संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। दैट क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये पानी की बूंदें बनने लगती हैं, वाष्प। और जब ये बनने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं, वंस द कंडेंसेशन क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर लार्ज इनफ द रेन विल फॉल। उसके बाद क्या, जब ये भारी हो जाएंगी तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये नीचे की ओर चली जाएंगी, गिरना शुरू हो जाएंगी, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। यही डाउनफॉल क्या कहला जाएगा, यही रेन कहलाएगा, यही बारिश कहलाएगी। तो यह हमने एक थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने का प्रयास किया। आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर अच्छी और समझ बनानी है तो देखिए, विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर और या जनरेटर लगे होते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा, ये जरूरी नहीं कि 2 ही लगे हों, 4 भी लग सकते हैं। ये देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, इस तरह से लगे हुए होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब हाई प्रेशर से भरा होता है। आपको अगर हमारी इससे पहले एक वीडियो है, आप कभी देखे होंगे ज्योग्राफी का, हमने लानिना एल नीनो समझाया था उसमें। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु है अगर वह हाई, सामान्यतः वातावरण में यह काम कर रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है गमन होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, चाहे वो
जो है गैस हो चाहे लिक्विड हो, सामान्यतया ये इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो हाई प्रेशर पे भरी है, कोई मान लीजिए कंटेनर है, इसमें हाई प्रेशर भरे, बाहर लो प्रेशर है, तो जब भी इसको ओपन किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो ये तेजी से भागेगी लो प्रेशर की तरफ। अब इसके पीछे का फिजिक्स, इसके पीछे का सारा विज्ञान आप सब में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर से, आपके घर में एलपीजी होती है वो भी हाई प्रेशर पे होती है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया आप जानते होंगे। आगे देखते हैं, जहां बारिश करानी होती है वहां के विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है। अब यह क्या चीज है, कैसे विपरीत दिशा में क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यह मान लीजिए कि दिल्ली का रीजन है, एनसीआर क्षेत्र है। अब यहां पे बरसात करानी है और हवा जो चल रही है वह ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। आप देखें यहां पे ईस्ट मान लीजिए और यह वेस्ट मान लीजिए, इस तरह हवा चल रही है। हालांकि अभी के कंडीशन में दिल्ली में वेस्ट टू ईस्ट चल रही है हवा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब इस दिशा में क्या होगा, जब हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो प्लेन को कैसे उड़ाया जाएगा, प्लेन को वेस्ट टू ईस्ट उड़ाया जाएगा, ठीक है। प्लेन को हवा के विपरीत दिशा में उड़ाया जाएगा बादलों के ऊपर, और इस प्रकार से केमिकल को उस पर छिड़क दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। ये यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी बात। अब आगे क्या प्रक्रिया है, कहां और किस बादल पर इसे छिड़कने से बारिश की संभावना ज्यादा होगी। देखिए, हर बादल में इतनी पोटेंशियल, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वह बारिश करवा ही सकता है। मतलब आप बात करें जब बरसात की होती है तो क्या होता है, जब वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है वो 90% से ऊपर हो, जो नमी होती है वो 90% से लगभग ऊपर हो, तभी संभावना होती है कि बरसात हो सकती है। तो अगर आसमान में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प नहीं है, हवा की ठीक दिशा नहीं है, तो अगर आप इसे छिड़क भी देंगे तो भी बारिश नहीं होने वाली है। छोटी मोटी बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन वे जिस उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो क्या किया जाता है, इसमें वैज्ञानिकों की मदद ली जाती है, मौसम वैज्ञानिकी की, और मौसम वैज्ञानिक तय करते हैं कि किस बादल पर इसे छिड़कना है, किस दिशा में इसे छिड़कना है, कब इसे छिड़कना है, इन सारी बातों का वो निर्धारण करते हैं। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे कण हवा में से नमी सोखते हैं। बादल जो छोटे छोटे कण होंगे तो जो नमी होगी उसको खींच लेंगे, तभी तो एक्यूमुलेशन होगा, तभी तो संघनन होगा, और संघनन से उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, भारी हो जाएंगे। इससे जल की भारी बूंदें बहने लगती, जमीन पे गिरने लगेंगी और वे बरसने लगती। इस तरह से वर्षा तो हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो यहां तक आशा करता हूं आपकी समझ में आ चुकी होंगी बातें। समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। कृत्रिम बारिश के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कोगुलेंटिंग एजेंट पानी की बूंदों के एकत्रीकरण, मतलब कुल मिला के जो स्टिमुलेट करेंगे, उसके बाद क्या आकर्षित करेंगे, बूंदों को जोड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है। कृत्रिम वर्षा जमावट के सिद्धांत पर, यानी कि वही मैंने जो बताया अभी आपको कि यह क्या एक्यूमुलेशन होता है, वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो इकट्ठा होती हैं एक जगह पे, ठीक है। लेकिन इसमें दो समस्याएं भी आती हैं, दो चुनौतियां भी आती हैं। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनका हमें सामना करना है। पहली बात, एकदम सीधी सीधी पहली हवा की गति और दिशा, हवा की गति और दिशा बहुत मायने रखती। दूसरी बात, आसमान में 40% बादल होने चाहिए, मतलब कम से कम 40% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और उसमें लिक्विड भी हो, पानी भी हो। ऐसा ना हो कि बादल तो बहुत दिख रहे हैं लेकिन उसमें उस स्तर का जलवाष्प न मौजूद हो, जिससे जब इस प्रकार के एजेंट वहां पहुंचे, इस प्रकार के केमिकल जब वहां डाले जाएं, तो वे पर्याप्त मात्रा में जल की बूंदें न बना पाए। अगर ऐसा होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, द अदर स्काई शुड बी 40% क्लाउड एंड इट शुड बी लिक्विड, दैट इज वाटर। ये होना आवश्यक है। तो यह कुछ इसकी शर्तें रही हैं। अब यहां पे आप देखिए, इस तरह से ये पंप काम करता है, प्लेन चलता जाता है, जिस रीजन में बरसात कराना पड़ता है, लगभग मान चलिए कि अब यहां देखिए हाउ क्लाउड सीडिंग, थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी। देखिए इस तस्वीर के माध्यम से, देखिए बादल दिख रहा है, यह प्लेन है आपका, ठीक है, और हवा की दिशा जो है इधर होनी, विपरीत, यहां प्लेन गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए आप, ये सिल्वर आयोडाइड है, हाँ ये जमीन से दिखाया गया है एक सोर्स, देखिए इसे हवा से भी, अब तकनीक ऐसी आ चुकी है कि इसे हवा से भी छोड़ा जा सकता है और जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। तो यह जो हवा का डायरेक्शन इधर दिख रहा है,
प्लेन के लिए नहीं है, ये जमीन के लिए दिख रहा है। तो हवा के सहारे ये देखिए सिल्वर आयोडाइड ऊपर जाएगा। सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस जनरेटर। देखिए ग्राउंड बेस जनरेटर से छोड़ा जाएगा। दूसरे नंबर क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच द टारगेटेड क्लाउड। तो जो टारगेटेड क्लाउड होगा वहां तक ये पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द सिल्वर आयोडाइड एड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। उसके बाद क्या है, यह बर्फ बनने में मदद करेगा, बर्फ के कण बनाने में। द आइस क्रिस्टल बिकम अ लार्ज इनफ टू फॉल एंड क्रिएट अ स्नो। यहां आप देख सकते हैं यह बर्फबारी के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। यह तकनीक यहां पर ये दिखाया गया है। यहां पे उसी बात को दिखाने का प्रयास किया गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि आप इसे देखिए, यहां हवा की दिशा इधर है, प्लेन इधर जा रहा है, ठीक है। अब आप कहें कैसे पता हवा की दिशा, यहां तो नहीं पता चल रहा है। तो जो बारिश की बूंदें आप देख रहे हैं टिल्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो टिल्ट है इसलिए मान चलिए चूंकि बादल ऐसे जा रहे हैं इधर और बारिश इस तरह से हो रही है, ठीक है। व्हाट इज क्लाउड सीडिंग यहां दिखाया जा रहा है, वही चीजें जो मैंने बता दिया पीछे। यह अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया कि अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज क्लाउड सीडिंग, हाउ इट वर्क, हेल्पिंग हैंड, हाउ इट हैपेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आगे यहाँ देखिए जो ग्राउंड स्टेशन बनता है, जनरेटर लगते हैं, वे कैसे काम करते हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड जनरेटर लगे हुए हैं और ये ज्यादातर ऊंचाई वाले स्थानों पे लगाए जाते हैं, जिससे हवा के माध्यम से आसानी से वातावरण में चले जाए। किसी बादल को टारगेट किया जाता है तो उस तक ये पहुंच जाए। उपयोग क्या है ये देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने, तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इतना इसका इस्तेमाल हमने देखा। अब जैसा कि मैंने बता रखा है कि क्या इसके नुकसान भी हैं, तो देखिए कोई भी तकनीक अगर मानव निर्मित है, मैं प्रकृति की नहीं बात कर रहा हूं यहां, मानव निर्मित किसी प्रकार की अगर प्रक्रिया मैकेनिज्म की बात करें तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे, ये तय होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट हो ही ना, ये संभव ही नहीं है। उसी तरह इसमें कहा जाता है कि जो इसमें सिल्वर आयोडाइड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है कि पौधों के लिए वो हानिकारक होता है, पहली बात। दूसरी बात, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, कहा जाता है कि किसी एक के थाली से छीनकर दूसरे की थाली में दे देना कोई खाना, इस तरह का भी काम करता है। अब यह कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि यहां इस क्षेत्र में दिल्ली की हम बात करें, मान लीजिए दिल्ली के ऊपर बादल हैं थोड़े से, और आपने क्या किया, वो बादल हवा के सहारे चले जा रहे थे और मेरठ वगैरह के क्षेत्र में यहां ज्यादा बारिश की जरूरत थी। अभी गेहूं की मान लीजिए गेहूं बोया जा चुका, अभी तो खेत भरे जा रहे हैं। इन केस ऐसा हो, अगर गेहूं बोया गया है और ये बादल यहां जाते यहां बरसने की पूरी संभावना थी, लेकिन आपने समय से पहले ही उन्हें रोक लिया और यहां पे आपने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से इनकी वर्षा करवा दी। अब जब इनके पास जो संपत्ति थी आपने लूट लिया यहीं पे, तो जब यहां जाएंगे तो भिखारी होके जाएंगे ना, इनके पास कुछ बचा ही नहीं, आपने पहले ही लूट लिया। तो हो सकता है आपके यहां इस बारिश की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी मेरठ वालों की थी। तो कहीं ना कहीं इस पर यह कहा जा रहा है कि जो बारिश का पैटर्न है, जो रेन पैटर्न होता है, बारिश का जो कहा जाए तो क्रम होता है, वह इससे खंडित हो सकता है। इससे और भी तमाम प्रकार की दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। यह इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सफलता प्राप्त करें। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।